टॉपिक में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो 3 अहम चीजें इंशाल्लाह हम हर टॉपिक में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द बेसिक concepts of this topic, then I will inform you the conceptual questions and answers of this topic, and after doing all this we will solve the easy and difficult MCQ from this topic. So we will focus on these 3 things from every type of topic. तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स जो कि उम्मीद है आपको आते होंगे, कंसेप्ट्स, इसके बाद एमसीक्यूज, उसके बाद हम एक और चीज करेंगे, जो एमसीक्यूज होंगे उनको फर्दर हम पास्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज आपको मैंने प्रोवाइड किए थे एनएमडी कैट पास पेपर बाय studyhi.pk, उम्मीद है वो आपके पास ही होंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक ये पास पेपर बाय नहीं किए वो जल्दी से जाके व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं, सिंपली अपना नेम, एड्रेस, फादर नेम देकर। सो पास्ट एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है लेकिन उसमें से पास में भी काफी एमसीक्यू आए पड़े हैं, तो उसको सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। टॉपिक है माइक्रोस्कोप का। आपने सुना ही होगा लेकिन इसमें चंद अहम बातें एक बार मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, हो सकता है काफी तलबा को ना पता हो। तो क्या है माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का आपको पता होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को कैलकुलेट करने का तरीका है कि इसमें जो सा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आईपीस के लेंस को। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी पावर है 5 जबकि आईपीस की पावर है 10 फर्ज कर लें, तो इसकी मैग्निफिकेशन हमारे पास आएगी 50। इसी तरह से अगर कोई आपको हम ऑब्जेक्ट देते हैं और ये वाला माइक्रोस्कोप जिसकी पावर है 50 मैग्निफिकेशन पावर, आपके पास जो सा ऑब्जेक्ट है वो है 2 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, जो भी कर लें, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट को जिसका साइज है 2, इसको ये वाला माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव की पावर ये है, आईपीस की ये है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को आईपीस से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, जो मैग्निफिकेशन पावर आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली इसको ये वाला माइक्रोस्कोप 100 तक आपको मैग्नीफाई करके देगा। चलें, ये तो आपको पता चल गया। कोई भी चीज है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव और आईपीस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। मैग्निफिकेशन पावर से हम देख सकते हैं कि ये वाला माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां तक मैग्नीफाई कर सकता है। इस तरह के एमसीक्यू पास में भी आए हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। और एक और टाइप के एमसीक्यू शायद यहाँ पर ना आए, या इस टॉपिक में से इस टाइप का एमसीक्यू डिफिकल्ट है, लेकिन आपके माइंड के लिए ये एमसीक्यू भी मैं बता देता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 10 माइक्रोमीटर, जो मर्जी लगा लें। इसको आपने एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, इसका साइज आपके पास आ गया 100। आपके पास जो सा आई पीस है उसकी पावर है 20 कर लें, 10 कर लें, 10। बताएं जो सा आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा उसकी पावर कितनी होगी। चलिए फर्ज कर लें इसको 1000 तक मैग्नीफाई किया। आपके पास जो सा आई पीस है उसकी पावर है 10। आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कितनी होगी इस माइक्रोस्कोप की, जिसको यूज करने के बाद आपने 10 के ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम बड़ा करके देख लिया, मैग्नीफाई करके देख लिया। तो निकालें, तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले आपने मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है। इस माइक्रोस्कोप ने इसको मैक्सिमम कहां तक मैग्नीफाई किया, 1000 तक। इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ गई, इसकी मैग्निफिकेशन पावर आ गई हमारे पास 1000 है तो 100 आ जाएगी। तो इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है 100। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये था कि आईपीस की पावर मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव की पावर इज इक्वल टू 100। तो आईपीस की तो आपके पास है 10, तो ऑब्जेक्टिव की आपने निकालनी है तो ये भी 10 ही होगी। तो इस तरह से भी एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, कम से कम आपके माइंड को पता हो कि किस किस टाइप की एमसीक्यू आ सकती हैं। चलें, ये तो हम डिस्कस किया जो बेसिक था माइक्रोस्कोप। इसके बाद आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही अहम टॉपिक है। आपने डिफरेंट टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले लिए होंगे। तो इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसकी कंपोजिशन,
कंपोजिशन में से 3 टाइप के पास में एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा आए हैं। कंपोजिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसकी कंपोजिशन में क्या होता है, एक तो होता है इसकी कंपोजिशन में क्या कहते हैं जी, लिपिड। यह बहुत ही सिंपल करके आपको बताता हूँ। कंपोजिशन में 3 टाइप के बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसकी अबंडेंस, वो तो आपने पढ़ी होगी कि प्रोटीन की जो उनकी कंसंट्रेशन है वो 60 to 80% है, ये बहुत ही अहम है। जबकि जो उनसे लिपिड्स हैं ये 20 to 40% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया। अबंडेंट कौन सा होगा? डेफिनेटली प्रोटीन विल बी द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन है 60 to 80%। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ इधर, विच इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि बेसिक है, जिसके बगैर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंदा रह सकती ही नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, ये पास पेपर में बहुत ज्यादा आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर को कौन बनाता है, या बेसिक कंपोनेंट, ये बेसिक वो है लिपिड। चलिए जी, वो लिपिड आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आपके पास आ गया कार्बोहाइड्रेट। एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है, खासतौर पर नम्स वाले इसको छेड़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड है। जाहिर बात है लिपिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, वैक्सीज, ट्राइग्लिसरॉल, डिफरेंट टाइप्स हैं। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट अबंडेंट है? तो फॉस्फोलिपिड सबसे अबंडेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये चीजें जो कि बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब अगर मैं एक और आपसे चीज पूछता हूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑर्डर क्या है कि किस चीज का ऑर्डर पूछ रहा हूँ? जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनका ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगी प्रोटीन, यानी फर्स्ट नंबर हमने दे दिया प्रोटीन को, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद 20 to 40% ये आ गया लिपिड। थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। अब तुम गलती कहाँ पे करते हैं? खास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि फ्रेश होते हैं, इसको तो याद रखते हैं कि 60 to 80% है प्रोटीन की अबंडेंस, लेकिन जब वो बेसिक कंपोनेंट पूछते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय, तो वो भी फिर प्रोटीन को टिक कर देते हैं, जबकि उसका करेक्ट ऑप्शन फॉस्फोलिपिड या फिर सिंपली लिपिड्स होता है। सो ये 3 एमसीक्यूज हैं, आपने माइंड में रखने हैं। इसको हम पास पेपर में भी देखते हैं, ये बहुत ही अहम है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सी स्ट्रक्चर के मुतालिक कौन से एमसीक्यू आते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीजें देखने से पहले हम सॉल्व करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन में छोटी सी बातें, आपको पता है कि इन्होंने कहा था आउटर साइड पे प्रोटीन की लेयर होती है, इनर साइड पे भी प्रोटीन की लेयर होती है। चलें, ये दो एक बात बहुत ही अहम थी। इसके बाद दरमियान के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये हमने ड्रॉ कर दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसको बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि जो प्रोटीन की लेयर है वो आउटर और इनर साइड पे नहीं होती, वो बल्कि होती है, कहते हैं जी, एम्बेडेड होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन मैंने आपको बताना है एमडी कैट की रिलेटेड। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि प्रोटीन आउटर होते हैं और प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। यानी फर्ज करें एक सेल था, ये आपके पास है एक सेल, इसकी इतने की मेम्ब्रेन को हमने लेकर इधर ड्रा कर दिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसमें से कितने टाइप के एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। चले, ये एक चीज थी जिसको हमने इधर ड्रा कर लिया, ये प्रोटीन है, ये आउटर एनवायरनमेंट है, ये वाला एनवायरनमेंट ये है, और ये जो सा इनर एनवायरनमेंट है वो ये वाला है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो यहां से हमने जाना है अंदर को या अंदर से बाहर आना है। अभी इसमें से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो यूनिट में हमने कहा था कि आउटर और इनर साइड पे क्या होती है, प्रोटीन। चलें जी, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फॉस्फोलिपिड, ये है एक फॉस्फोलिपिड का हेड, इसमें से हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से
इंटरमिक्स होने वाला, वाटर को लव करने वाला हाइड्रोफिलिक कौन सा पोर्शन है? ये जो सा ग्लोबुलर हेड है ये है हाइड्रोफिलिक, जबकि जो सी टेल है ये फैटी एसिड की बनी होती है, ये है हाइड्रोफोबिक। इनको बहुत ही नफरत होती है किस चीज से? वाटर से। तो चलें जी, आपको पता लग गया हाइड्रोफिलिक का भी हाइड्रोफोबिक का भी। अब मैं एमसीक्यू पूछता हूँ कि जो प्रोटीन की लेयर है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के किस पोर्शन से अटैच है? सो क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन लेयर्स according to unit membrane are in contact with, ये किसके साथ कंटेक्ट में है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड टेल। दूसरे एमसीक्यू आ गया ये जी हाइड्रोफिलिक टेल। अब टेल और हाइड्रोफिलिक ये तो नहीं होता, क्योंकि टेल तो हाइड्रोफोबिक है, ये मैंने अभी आपको बताया। तीसरा ऑप्शन आ गया हाइड्रोफोबिक हेड। अब हेड जो सा ये भी हाइड्रोफोबिक नहीं, फॉस्फोलिपिड का जो सा हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। चलें जी, ये फर्ज करें हमारे पास एमसीक्यूज आ गया अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन जो प्रोटीन लेयर है वो किसके साथ कांटेक्ट में होती है? तो किसके साथ होती है? टेल। करेक्ट ऑप्शन है? इनकरेक्ट नहीं, ये तो टेल नहीं, टेल तो नीचे है, टेल तो एक दूसरे को देख रही है, ये हेड के साथ इन कांटेक्ट है। फॉस्फोलिपिड हेड जो कि क्या है? वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक। जाहिर बात है जो प्रोटीन है, एक बात ये याद रखें, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होती हैं, वाटर लविंग होती हैं। सो H2O को ये अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ वाटर होता है, पानी होता है, टेल इनके साथ नहीं रह सकती, तो प्रोटीन इनके साथ रह सकती हैं। सो इसलिए हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो भी प्रोटीन के साथ अटैच होता है, टेल एक दूसरे को देख रही होती हैं। चलें जी, हेड आ गया, टेल आ गया, नहीं बोथ नहीं, हेड के साथ फॉस्फोलिपिड हेड। ये गलत से एमसीक्यूज है, मैंने टाइम सेव करने के लिए बताया, असल में आपको बताना था ये चीजें। अब मैं कहता हूं कि हम जाते हैं आउटर से इनर। अगर मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन इफ वी मूव फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल, दिस इज इनसाइड ऑफ सेल, टू द आउटसाइड, व्हाट टाइप ऑफ लेयर्स यू कैन फेस, या कौन सी लेयर आती है? सबसे पहले कौन सी आएगी? एक मैं ए ऑप्शन लगा दिया, सबसे पहले आएगी प्रोटीन, उसके बाद आएगा फॉस्फोलिपिड हेड, फिर आएगा उसके टेल, उसके बाद फिर टेल, फिर हेड, फिर प्रोटीन। सो इस ऑर्डर का भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी एमसीक्यू बन जाएगा। बाद में आपने कहना पता नहीं कहां से एमसीक्यू आ गया था, किताब में तो नहीं था। एक और चीज अगर मैं पूछता हूँ यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक कौन सी ऐसी लेयर है जो कि वाटर के साथ कंटेक्ट में होती है? ये होता है आउटर, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो अगर मैं कहता हूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच होता है? सो फॉस्फोलिपिड का तो कोई नहीं होता, हाँ प्रोटीन अटैच होती है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन। सो अगर आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में होगी तो आप काफी टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। सो एक और चीज, यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग प्रोटीन की कितनी लेयर्स होती हैं? 2, ठीक है। और दूसरी इसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। सो 2:2 1:1 होती है टोटल नंबर ऑफ लेयर्स। इस तरह से भी एमसीक्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर ऑफ लेयर्स अकॉर्डिंग ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन एंड नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन। अब चलते हैं हम बहुत ही मजेदार टॉपिक की तरफ, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मॉर्फिक मॉडल। चलें जी, ये हमारे पास आ गई एक अच्छी खासी बहुत ही खूबसूरत प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। इसमें अहम बातें 4 सिंपल से बताता हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता, अपना भी बचाता हूँ। सबसे पहले ये है फॉस्फोलिपिड का वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक हेड, ये है उसकी टेल जो कि हाइड्रोफोबिक है। जो टेल है वो एक दूसरे को फेस कर रही होती है, ये भी हेड है। ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि आउटर मैट्रिक्स है। ये है इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि इनर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास प्रोटीन की लेयर है जो कि फ्लूइड मॉर्फिक मॉडल के मुताबिक ऊपर और नीचे नहीं होती बल्कि दरमियान के अंदर एम्बेडेड होती हैं। इसके साथ भी इस तरह का प्रोसेस इधर भी है जैसा कि आपने बुक में देखा होगा। लेकिन सबसे पहले जो चंद बातें आपको बतानी है वो एक तो ये है कि इसमें पोजीशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, प्रोटीन की पोजीशन क्या होती है
ये एम्बेडेड होती हैं। चलिए दूसरा क्या है जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड पे कौन सा कंपोनेंट होता है, इसके अंदर आपने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ने भी आगे जाके। साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है माइक्रोफिलामेंट, वो उसके फिलामेंट साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड के ऊपर। तो आउटर साइड के ऊपर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स होती हैं। जैसे कि प्रोटीन फाइबर्स में कुछ कोलेजन फाइबर्स होती हैं, वो ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से वो प्रोटीन के साथ थोड़े से अटैच भी होते हैं। सो अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस कंपोनेंट के साथ अटैच होती हैं, उसका एक ऑप्शन है आपके पास फॉस्फोलिपिड हेड, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है उसका फॉस्फोलिपिड का इनर हेड जो कि सेल साइटोप्लाज्म की तरफ है। थर्ड ऑप्शन है उसकी इंटेग्रल प्रोटीन। अब प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी जाते जाते आपको बता देता हूँ। एक प्रोटीन जो कि सिर्फ आउटर लेयर के ऊपर होती है, यहाँ पे ऐसे पेरिफेरल। डिफरेंट प्रोटीन है जिनमें एक प्रोटीन जो कि फुली एम्बेडेड होती हैं इनर टू आउटर साइड, इन्हें हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। इनका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, मैं ये कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हैं, फर्स्ट ग्रेडिंग कोलेजन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस कंपोनेंट के साथ अटैच होती हैं। नंबर 1 मैंने कहा फॉस्फोलिपिड का आउटर हेड, नंबर 2 मैंने कहा उसका इनर हेड, थर्ड कंपोनेंट मैंने उसका कहा उसकी फॉस्फोलिपिड टेल, जबकि फोर्थ कंपोनेंट उसका मैंने कहा उसकी प्रोटीन पार्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रोटीन्स। सो एक ही एमसीक्यू। दूसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो सी साइटोस्केलेटन का फिलामेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस साइड पे होती हैं, आउटर साइड पे, इनर साइड पे, दरमियान में, कहां पर, वो उसकी इनर साइड पे होती हैं। ये अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, अपनी बुक को खोल के आपने देख लेना है, बिल्कुल सेम यही चीजें हैं। अभी मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स और एक इनर साइड पे कौन सा साइटोस्केलेटन के फाइबर्स। थर्ड चीज है जो सा ये पास्ट एमसीक्यूज भी है, एक हमारे पास चीज होती है, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसका फंक्शन क्या है और ये कहां पर होता है। जो सा कोलेस्ट्रॉल है ये जो सा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की टेल के दरमियान अटैच होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल का ओरिजिन वाला जो ऐसा भी फार्मूला होता है उसको देखेंगे ना, इसके अंदर एक छोटा सा हाइड्रोफिलिक, ये बाकी सारे का सारा ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी सॉरी सारे का सारा हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है, नॉन पोलर होता है। और आपको पता है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर जोन से है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होती हैं। तो एक छोटा सा कंपोनेंट इसका पोलर भी होता है। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि ये सारे का सारा जोन सा है फॉस्फोलिपिड टेल्स के दरमियान में फंसा होता है, लेकिन जो सा इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो थोड़ा सा हेड के साथ भी अटैच हुआ होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो सा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है वो कहां पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 वो प्रोटीन के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 वो हेड के साथ अटैच होता है फुली, ऑप्शन नंबर 3 बिटवीन द टेल्स एंड अ लिटिल टुवर्ड्स द हेड, फोर्थ ऑप्शन वो इसमें पाया ही नहीं जाता, ये पाया ही नहीं जाता। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से पोजीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी मैंने आपको बता दी। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी आपसे डिस्कस करती है। जो सा कोलेस्ट्रॉल है इसका फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो एक एमसीक्यू तो ये हो गया। चलिए आपने किप्स के लेक्चर भी ले लिए हैं, आप रिपीट भी कर रहे होंगे, कुछ आप काफी ज्यादा। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या काम है। क्या ये जो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है इसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो ऑप्शन है आपके पास, इट इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी और डिक्रीजेस। तो आपने माइंड में सोच तो लिया होगा कि इसका क्या ऑप्शन है।
सो ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है या हाई होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये क्या करता है कि फर्ज करें ये फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस को कम करता है, खुद भी आ जाता है, तो ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब टेम्परेचर काफी लो होता है, तो काफी लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड टेल्स पहले कंडेंस करी होती हैं, तो ये उनके दरमियान गैप क्रिएट करता है। फर्ज करें ये है फॉस्फोलिपिड टेल्स जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर एक दूसरे के दरमियान आ रही हैं। पहले ये थी, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो तो फॉस्फोलिपिड टेल इस तरह से हो, लेकिन क्या होता है कि दरमियान में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, इर्द गिर्द हमारे पास फिर आ जाती हैं फॉस्फोलिपिड टेल्स ऐसे। सो कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया, एट लो टेम्परेचर इसने फ्लूइडिटी इंक्रीज की। सो ऑप्शन करेक्ट इन दोनों में से नहीं है। ऑप्शन है इट कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। एट हाई टेम्परेचर इट टेंड्स टू डिक्रीज द फ्लूइडिटी, at low temperature it tends to increase the fluidity of plasma membrane. So both A and B are correct. So इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, वैसे भी आपने सुना ही होगा। अब एक और अहम चीज है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन सबसे पहले फर्ज करें ये हमारे पास प्रोटीन पोर्शन, इसके साथ छोटी छोटी चेन अटैच होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। एमसीक्यूज आता है कि जो सी ग्लाइकोप्रोटीन है वो इनर साइड पे होती है, आउटर साइड पे। पहला ऑप्शन आउटर पे, दूसरा इनर पे, तीसरा दरमियान में। तो कहां पे होती है? आउटर साइड पे। दूसरा, ये किसके साथ अटैच होती है? ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होती है किस चीज के साथ? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एकेडमीज के लेक्चर भी ले लिए होंगे। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन फॉस्फोलिपिड हेड, तीसरा ऑप्शन टेल के दरमियान, चौथा ऑप्शन टूवर्ड्स द इनर साइड। तो ये किसके साथ अटैच होती है ग्लाइकोप्रोटीन? ये अटैच होती है प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड हेड के साथ। एक और ऑप्शन आता है एमसीक्यूज का, जो ये चेन है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है ये ब्रांच होती है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन, और इट कैन बी बोथ। तो जो सी कार्बोहाइड्रेट की चेन है जो कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ये ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। ये भी बेशुमार एमसीक्यूज आपको बना के दिखा सकता हूँ। बेशुमार ऐसे लोग मार्केट में फिर होते हैं जिनका एमडी कैट के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता, वो आप लोगों की कंसेप्ट खराब कर होते हैं। 2500 एमसीक्यूज कर लो और साल, जबकि 2500 एमसीक्यूज की नीड नहीं है। पहले आपके कंसेप्ट हो, फिर आपको उस कंसेप्ट के मुतालिक पता हो कि कितने एमसीक्यूज बनते हैं। अब इस टॉपिक में से भी यकीन करें मैं 25 से 30 आराम से एमसीक्यूज बना सकता हूँ। सो आप क्वालिटी के ऊपर जाएं, क्वांटिटी को ना देखें, फोकस ऑन द क्वालिटी। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें एक एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं, जो सा ग्लाइकोप्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड हेड के साथ किस पोर्शन से अटैच होता है? अपने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन के साथ या फिर प्रोटीन के पोर्शन के साथ? जो सा ग्लाइकोप्रोटीन है ये अपने प्रोटीन के कंपोनेंट के साथ यहाँ अटैच होता है, और जो सा कार्बोहाइड्रेट है ये इनडायरेक्टली फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच हुआ होता है। समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। यहां तक हमने बात के स्ट्रक्चर के रिलेटेड कितने अहम एमसीक्यू बन सकते थे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ये तो आपने सुना होगा कि डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको क्यों कहते हैं, ये है वो है। ऐसे बेशुमार कंसेप्ट भी तलबा ले लेते हैं जिनका एमडी कैट में कोई ताल्लुक ही नहीं होता। चलिए खैर अच्छी बात है, नॉलेज जितना हो उतना कम। चलिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कैसे करती है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट में कि जी जो से स्मॉल एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उनको ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट करती है, जिनमें क्या आता है जी H2O वाटर आ गया, और क्या आता है जी ग्लूकोज आ गया। इसके अलावा और क्या आता है जी, ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसको आपने निकाल देना है। ग्लूकोज के मुतालिक अभी हम बात करते हैं, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन एटीपी को यूज नहीं करता। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी इसकी होती है क्योंकि एटीपी को यूज नहीं करता है, लेकिन इसको हम कहते हैं ये एक्टिव है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं, यानी एटीपी को डायरेक्टली यूज तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो इसका काम भी बंद हो जाता है।
इसको नाम के एक पास पेपर के एमसीक्यू से आपको मैं समझाऊंगा। सो इसको भी आप अभी पैसिव में ही रहने दें। चलिए, जितने भी गैसेज हैं CO2, O2, ये बहुत ही स्मॉल है, नॉन पोलर है, इजीली क्रॉस कर जाती हैं। ये सारी कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पैसिव। इसके बाद बात करते हैं एक और चीज की जो कि है एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो आपको पता होगा कि चंद आयन्स ऐसे होते हैं जिनको वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ये दो चीजें हैं, एक है ये बल्क ट्रांसपोर्ट। हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक तो ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, आगे आप पढ़ेंगे जो सा सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक और होता है क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ये न्यूक्लियस के गिर्द या वैक्यूल के गिर्द घूमता है। ये जिस प्रोसेस के जरिए घूमता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एंडोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट, ये तमाम के तमाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। सो इसको आपने माइंड में रखना है। ये पास्ट एमसीक्यूज में अभी हम सॉल्व करते हैं, ये आया हुआ है। दूसरा, कोई भी ऐसा आयन जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है या इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इन सम केसेस, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। आपने क्योंकि पढ़ लिया इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने काफी अच्छा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया होगा, तो आपको आना चाहिए, वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है। मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस, जो सोडियम आयंस हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो उनसे मूवमेंट होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आती है या फिर पैसिव में आती है? जल्दी जल्दी अपने माइंड में सोच लें ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सोडियम आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसा कि आपने पढ़ा कि एटीपीज पंप के जरिए जाते हैं बाहर को, एटीपी यूज होते हैं अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन ये पैसिव भी करते हैं। एक होते हैं पैसिव, कैसे करते हैं? एक होते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन के जरिए आपने नर्व इंपल्स की कंडक्शन अगर अच्छी तरह से पढ़ी होगी, तो जैसे ही सोडियम का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं जिनके जरिए सोडियम बहुत ही तेजी के साथ अंदर भागता हुआ आता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ना कि एक्टिव। तो अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता कि कौन सी ऐसी विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पूछ लेता हूं। चलो, ये एमसीक्यू तो हमारे पास आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? एक ऑप्शन वाटर, क्या वाटर को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कर सकते हैं? चलिए, आपने सोच लेना है। दूसरा ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज को कर सकते हैं? तीसरा मैंने इधर रखा है सोडियम आयंस। चौथा मैंने रखा है कि जी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। चलें, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? आपने करना है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम आयंस, ग्लूकोज, वाटर, तीनों को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर विदाउट एटीपी। खैर, ग्लूकोज को निकाल के इधर CO2 या वाटर कर लें, क्योंकि ग्लूकोज का केस अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट? ए CO2, बी ऑप्शन इधर CO2 H2O, थर्ड ऑप्शन इधर एंडोसाइटोसिस भी एक रख लेते हैं, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन भी तो डालना है ना। थर्ड ऑप्शन एक हो गया सोडियम, और फोर्थ कर लिए चलो जी हमने एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक्टिव है, बाकी पैसिव के जरिए भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम निकालते हैं अपने एनएमडी कैट पास पेपर जो कि ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। इसका आज हमने टॉपिक रीड किया है सेल बेसिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेज नंबर 7 आपने देखना है। अब वहां पे जाके इनको सॉल्व करते हैं। जिन्होंने अभी तक ये पास पेपर ऑर्डर नहीं किए, अभी जाकर ऑर्डर करें। इस नंबर के ऊपर अभी मैं लिख देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी है, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल है। जो लोग इनको ऑर्डर नहीं करते तो कोई बात नहीं, काफी ऑर्डर कर चुके हैं,
तो डेफिनेटली वो उनको आसानी होगी, उनका टाइम भी सेव होगा, वो आपसे आगे भी गुजर जाएंगे। सो इट्स ऑन यू, आपने अपने लिए सेक्रीफाइस करना है, आपने पर पैसा लगाना है, अपने फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करना है, ना कि हमारे लिए। चलें जी, हमने अपने पास पेपर निकाल लिए, आपके पास से पहुंच चुके होंगे। अब इसमें से हमने सॉल्व करने हैं अपने वो वाले एमसीक्यू जो कि आपके लिए अहम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली एंड फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन एंड लिपिड्स ओनली। चलें, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। चलें जी, कुछ ने सोचा फॉस्फोलिपिड्स ओनली। अगर इधर उन्होंने पूछा होता बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हम कहते कि ये फॉस्फोलिपिड ओनली है, लेकिन उन्होंने कहा केमिकली, तो केमिकल इसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन मेजर है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आसान एमसीक्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे। एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टू कैरी प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ये जो पैसिव डिफ्यूजन होती है ये रैपिड डिफ्यूजन होती है, जबकि फैसिलिटेटेड एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब की जो स्पीड है ये इससे कम होती है। तो आपने इसको भी अपने माइंड में रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ 50 मिलीमीटर A 50 micrometer size object is observed under light microscope using 5x eyepiece and 10x objective. Its magnified image will be. इसकी मैग्नीफाइड इमेज क्या होगी? कर लें, इसको स्टॉप करके वीडियो को सॉल्व करें। आसान है, अभी मैंने आपको समझाया। सबसे पहले क्या करना है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है। ऑब्जेक्टिव की पावर कितनी है? 10, आईपीस की 5, मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। अब ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 15 माइक्रोमीटर। तो इसको 50 टाइम बड़ा कर देगा हमारा माइक्रोस्कोप। तो 15 को 50 से मल्टीप्लाई करें 15 को, तो हमारे पास क्या आएगा? 0, 5, 5, 25, 2 ऊपर चला गया। 750 इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपने करना है। इन विच टाइप ऑफ सेल इज सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। तो सेल वॉल कंपोनेंट होते हैं प्लांट सेल का, फंगल सेल का, बैक्टीरियल सेल का, जबकि लिवर सेल एनिमल सेल है और सेल वॉल का एनिमल सेल से कोई ताल्लुक नहीं। इन तमाम को नोट करने की नीड नहीं है। इसकी सॉल्यूशन, ये पास्ट पेपर के सॉल्यूशन आपके बैक में दिए हुए हैं, वहां देख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू स्पेशल मैंने आपको करवाना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय। ये नाम 2018 ने दिया था। अगरचे ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन उन्होंने इसकी आंसर की खुद भी गलत दे दी थी। उन्होंने कह दिया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि ये गलत था उस सिचुएशन में जिसने उन्होंने पूछा था, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते क्या है? असल में होता यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ होती हैं प्रोटीन्स। ये हमारे पास आ गई, कोई प्रोटीन आ गई। चलें जी, करना हमने क्या है। ग्लूकोज कैसे ट्रांसफर होता है? इसकी 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि जो फर्ज करें सोडियम आयंस हैं, ये इसको अंदर से बाहर फेंकती है, एटीपी को यूज करती है। सोडियम आयंस बाहर आ गए काफी ज्यादा मिकदार में। अब इन्होंने जाना है अंदर। ये एक चैनल प्रोटीन के जरिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये साथ ग्लूकोज को भी लेकर जाएंगे। अजीब शर्त है, यानी सोडियम अंदर जाना चाहता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि साथ ग्लूकोज को भी अंदर लेके जाएगा। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम अंदर से बाहर गया, लेकिन सोडियम वापस अंदर आते हुए ग्लूकोज को भी साथ ले आया। अगर एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाती तो क्या होता कि सोडियम बाहर ना जा पाता, ये ग्लूकोज को ना लेकर आ पाता। सो एटीपी के ऊपर ग्लूकोज डिपेंड तो करता है, लेकिन एटीपी की इसको नीड नहीं है। एटीपी चाहिए सोडियम को बाहर फेंकने के लिए, लेकिन सोडियम के अंदर जाने के लिए एटीपी की नीड नहीं है। सोडियम अंदर जाने के लिए क्या करता है? ग्लूकोज को साथ लेता है और अंदर देता है, बात खत्म। ये डिफरेंट टाइप होती हैं। चंद प्रोटीन ऐसी होती हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे सोडियम इधर बाइंड किया है, ग्लूकोज अंदर से बाहर, सोडियम अंदर से बाहर से अंदर। ये सोडियम ग्लूकोज वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपको बताना यह कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप है।
ये मैं आपको थोड़ा साइड पे समझाता हूँ, इधर आपको समझ नहीं आ रही होगी। कुछ में ऐसा होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि डायरेक्टली एटीपी यूज करती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली एटीपी यूज करती है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज करती है, जिसके बाद एक प्रोटीन होती है, वो क्या करती है कि वो एक चीज को अंदर से बाहर मूव करती है तो दूसरी को अंदर विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ एटीपी। इसको कहते हैं कंट्रोल ट्रांसपोर्ट। एक होती है को ट्रांसपोर्ट जो कि मोस्टली सोडियम और ग्लूकोज करते हैं। ये सोडियम बाहर है, इसने अंदर जाना है, ग्लूकोज अंदर जाना है। सोडियम बाहर ज्यादा था, इसने अंदर जाते हुए ग्लूकोज को भी साथ लेके जाना है। आ गया जी को ट्रांसपोर्ट। सो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि मोस्टली आपकी इंटेस्टाइन में हो रही होती है। इसको इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, काफी देर बाद लेक्चर बनाया, थोड़ा सा मुझे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पावा हुआ तो मैं नेक्स्ट में उसको कर दूंगा। So thank you very much for listening me. I will try my best to improve my every incoming lectures to inform you the best which I can. तो सब्सक्राइब ठोक दें,